मैं हूं अंसर रुपारी। देश में कोरोना बेलगाम है, दूसरी लहर चल रही है। हालत यह है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीज तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। तमाम चीजें जानते बूझते हुए सरकार की लापरवाही है और इसी लापरवाही को देखते हुए कहीं ना कहीं अब अदालतों ने भी अपने रुख को काफी सख्त कर लिया है। और चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो, तमाम सरकारों को लेकर कोर्ट का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है। हालांकि सरकार को पहले से यह पता था कि दूसरी लहर आएगी, तैयारी करनी थी, लेकिन तैयारी न करके लापरवाही भरा रवैया अपनाया गया। आखिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? किसी की जवाबदेही बनती है या नहीं? आज इस चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान पूर्व सांसद राज्यसभा मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अदीब साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त कोरोना पूरी तरह से बेलगाम है, आप तस्वीरें देख रहे हैं, जाहिर है कि विचलित कर देने वाली तमाम तस्वीरें आ रही हैं। अस्पतालों के हालात पूरी तरह से चरमरा चुके हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बगैर ऑक्सीजन के लोग दम तोड़ रहे हैं और लोगों को शमशान घाटों पे लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर के इंतजार करके जो है अपनी चाहे मैयतें हो या फिर अपने मुर्दों को जलाने की स्थिति इस तरह से बन रही है। आखिर आप इस पूरे माहौल को किस तरह से देखी? देखिए अंदर साहब, कोई भी कौम हो या कोई मुल्क हो, अगर नाअहल कायद हो जाए, उसकी फिर मिसाल आपको इस पूरे दौर में दिखती है। इस शख्स ने लाहिरी की हद ये कर दी कि ये जिस वक्त हिंदुस्तान में शुरू हुआ और ये खबर पूरे यूरोप में और अमेरिका में फैल गई कि भाई ये एक वायरस ऐसा है जो महामारी कर देगा, तो इसकी कमअक्ली का अंदाजा आप ये कीजिए। इसने कहा थाली बजाओ और कहा कि साहब बस वो 21 दिन में महाभारत जीत लिया था, वो जीत लेंगे। तो जब ऐसे नाअहल लोग मुल्क के कायद बन जाए, उसका अंजाम इस तरह भयानक हुआ है कि कोई तस्वुर नहीं कर सकता। जैसा आपने कहा कि लोगों की सांस रुक रही है, मर रहे हैं, और वो शख्स वो है जिसको ये सब चीजें आया हो गई हैं कि पहली जब ये वेव आई थी उस वक्त, क्योंकि यूरोप में जो वहाँ की क्लीन एयर है, वहाँ एटमॉस्फेयर साफ है, वहाँ एंटीबॉडी इतनी डेवलप नहीं है, नतीजा कि वहाँ लोगों की कैजुअलिटी ज़्यादा हुई। हिंदुस्तान में हम लोग जिस हालात में रहते हैं, यहाँ इन्फेक्शन के अंदर हम इम्यून हो जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ डेथ कम हुई, बस सीना फूटने लगे, पूरे दुनिया में कहने लगे कि हमने यूं काबू कर लिया और यूं काबू कर लिया। आप सोचिए कि वो भी क्यों किया। उस पहली वेव में भी ये किया कि जब 500 लोग मरे तो शाही फरमान 8 बजे रात को ये हुआ कि 12 बजे बंद कर दिया जाएगा सब कुछ। लाखों लाख लोग जब मरने लगे तो फिर ये फरमान हुआ कि साहब अब आप लोग स्टेट संभालिए। अपने पल्ला झाड़ लिया और ये कह दिया कि भाई लॉकडाउन मत करना। तो अब कोई इनसे पूछे कि तुमने पहले लॉकडाउन क्यों किया था जब लोग सड़कों पर निकल पड़े थे? कोई ट्रेन में कट के मर गया, कोई सड़क पे मर गया, कोई तड़प तड़प के मर गया। लेकिन मुश्किल ये है, हमारा मुल्क मसखरों का मुल्क है। दुनिया में अगर कोई दूसरी कौम होती या कोई दूसरा मुल्क होता, ऐसे हाकिमों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाता। लेकिन ये मुल्क जिस सिम चल पड़ा है और जिस कायद के साथ चल पड़ा है, इस मुल्क के बहुत बुरे अंजाम होने वाले हैं। यानी ये कहा जा सकता है जी, ये माना जा सकता है कि अक्टूबर में देखिए अरविंद साहब, ये रिपोर्ट इनको मिल गई थी, लेकिन बंगाल का इलेक्शन जीतना था तो चल दिए उधर, और अपना वो पूरा कोरोना फैलाने के लिए बंगाल का ये हश्र कर दिया। इसी तरह से अक्टूबर में ये बात वाज़ेह हो गई थी। पूरा 1 साल पूरे हिंदुस्तान से पैसे जमा किए,
एक नया ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में ना आप ऑडिट कर सकते हैं, ना आप मालूम कर सकते हैं ये पैसे कहाँ गए। हड़प कर लिए, इलेक्शन में खर्च करते रहे। अब जब बेकाबू हो गया, अब आप आजकल फोटो उनकी नहीं देख रहे, वो चुप हैं। लेकिन 2-4 महीने के बाद जब यूपी का इलेक्शन आएगा तो फिर ये होगा कि भाई मोदी साहब ने बचा लिया, करोड़ों लोगों को घर से बेघर कर दिया, न जाने कितनी माएं अपनी औलादों के लिए तरस तरस के मर गईं, कितने यतीम बच्चे हो गए। खामोशी है। और हमारा मिजाज ये देखिए कि जब मैं देख रहा हूं टेलीविजन पर कि आज के इस दौर में ये कौम ऐसी है कि आज भी ब्लैक मार्केटिंग कर रही है। बिल्कुल, आज ये ऑक्सीजन को बेच रही है और दवाओं को बेच रही है, ब्लैक मार्केटिंग कर रही है। बिल्कुल उन्हें मालूम है कि यहाँ कुछ होना नहीं है। ये मुल्क अब पूरी दुनिया इस पर तरस खा रही है। ये कि न्यू इंडिया जो बनाने का कॉन्सेप्ट था, ये इंडिया बनाया है। उसकी सिर्फ बुनियादी वजह यह है कि इस मुल्क को बदनसीबी से ये जाहिलों की हुकूमत बनाने का मौका मिल गया। आप सोचिए, नेहरू को गाली आज तक देते हैं, और नेहरू के जमाने में जो छत्तीसगढ़ में जो स्टील के प्लांट लगे थे, वहीं से ऑक्सीजन मिल रही है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री अदित साहब, लेकिन प्रधानमंत्री या फिर सत्तारूढ़ जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वो तो ये मान रहा है, एक देश का बड़ा तबका ये भी मान रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की पूरी दुनिया में एक इमेज बनी है। पूरी दुनिया में इमेज बनी है, भारत का डंका बज रहा है। मैं आपसे यही तो अर्ज करूं कि दुनिया के किसी मुल्क के अखबार को देख लीजिए, यानी फ्रांस में और लंदन में, यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में, कनाडा के सारे अखबार भरे पड़े कि एक वाहिद शख्स की वजह से ये मुल्क इस जगह खड़ा हो गया है। आप तसव्वुर तो कीजिए कि ये किस किस्म का इंसान है कि इसके पास पैसे नहीं है अस्पतालों में और बेड बढ़ाने के, ऑक्सीजन खरीदने के, लेकिन वो अपना महल बनाने के लिए। हमने 2-3 दिन पहले देखा, एक मीटिंग हुई, ये कहा गया कि साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो हर कीमत पर, यानी कोविड में सारी इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का वो महल बनाने के लिए मजदूर वहां लगा हुआ है। वो कोविड के अंदर वो काम कर रहा है, क्योंकि इनको ये है कि हम जाने से पहले हम उस महल में दाखिल हो जाएं। आप तसव्वुर कीजिए कि किस किस्म का आदमी है। जिस वक्त किसान अपने पैसे मांग रहा था कि हमको अपना काश्तकारी से हमको कोई आमदनी नहीं हो रही, हम मर रहे हैं, तो कहने लगे कि हमने 12,000 करोड़ रुपया किसानों को तकसीम कर दिया है। और ये मीडिया ने नहीं बताया कि 18,000 करोड़ के लिए अपना जहाज खरीद लाया। क्या इससे पहले हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या वो सफर नहीं करता था? तुम्हारे पास एयर इंडिया थी, तुम्हारे पास डिफेंस के एयरफोर्स के जहाज थे, लेकिन हमको तो ट्रम्प की तरह एक ऐसा जहाज चाहिए। 18,000 करोड़, मीडिया खामोश। तो ये बदनसीबी इस मुल्क की ये है कि बस एक ही अल्फाज कहा जा सकता है कि सारी आवाम सड़क पे निकले और इनसे हाथ जोड़े कि भाई तुम वापस चले जाओ, इस मुल्क को छोड़ दो। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता? पैदा करोगे, नहीं, लेकिन अदीप साहब, मारोगे, अदीप साहब, सांसें उखाड़ोगे जी। अदीप साहब, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा जब अस्पताल इस चीज की शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, हमारे यहाँ बेड की कमी है, तो प्रशासन यानी सरकार प्रशासन से कहती है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे लोगों के घरों को कुर्क किया जाए। आप तसव्वुर कीजिए, ये तो यूपी का चीफ मिनिस्टर यही तो कर रहा है। कल आपने देखा कि हाई कोर्ट के अंदर उसने कह दिया कि बेड मौजूद है, हाई कोर्ट ने टेलीफोन वही अदालत से करवाया, पता लगा कि सब झूठ है, कहीं किसी का कोई बेड नहीं खाली है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन मैं तो बड़ी हैरत में ये हूं
कि आज सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट माइल्ड क्यों कर देता है? जब हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि खालिस जिम्मेदारी इन लोगों की है, कहते हैं कि सिस्टम बिगड़ गया। सिस्टम क्या चीज है? अरे भाई, सिस्टम तो प्राइम मिनिस्टर है, और आप कंप्यूटर अगर चलाएंगे तो कंप्यूटर थोड़ी गलती करता है। आप अपनी उंगलियां से जब गलत फीड करेंगे तो कंप्यूटर गलत फीड कर देगा। सिस्टम कहां से आ गया? वजह यह है कि अब आप देखिए ना कि वो एक अमित शाह नाम का एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ इलेक्शन लड़ना जानता है। बंगाल में उसने क्या हासिल किया? अब हारने के बाद भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। इसलिए वहां दूसरे टीमें जा रही हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा के कब्जा कर लो। जैसे दिल्ली में अभी केजरीवाल जो है ये तो बड़े बाबू की हैसियत है, इनकी चीफ मिनिस्टर तो है नहीं है, क्योंकि वहां तो अब यूपी दिल्ली जो है वो तो वायसराय का नुमाइंदा है, वहां पर गवर्नर अब नहीं है, वायसराय है। वायसराय इलेक्टेड गवर्नमेंट को नॉमिनेटेड वायसराय कंट्रोल करता है। ये मुल्क खामोश है। बिल्कुल। अदीब साहब, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, जब 2020 में कोविड का जो है आगाज हुआ था, शुरुआत हुई थी, उस वक्त जो है जिस तरह से सरकार एक्टिव नजर आई थी, लेकिन दूसरे जो लहर आई है कोविड की, उसमें उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आती है। इसकी आखिर वजह क्या है? क्योंकि हमने पिछले उसमें ये चीज देखी थी कि बड़े पैमाने पर तबलीगी जमात को लेकर के जो है बयानबाजी हुई, उनकी जगह जगह धरपकड़ हुई और एक तरह से उनको जिम्मेदार माना गया। लेकिन इस वेव में जिस तरह की लापरवाही हुई है, अब तक कहीं से किसी तरह की कोई जिम्मेदारी का एहसास नजर नहीं आता। नहीं, देखिए वजह क्या है कि इन्होंने जब पहले वो हुआ तो तबलीगी जमात के ऊपर इल्जाम करके उन लोगों को 1-1 साल तक जेलों में रखा। अदालतों ने इनके खिलाफ फैसला दिया। अब इस बार कुंभ का मेला हुआ और कुंभ के मेले के बाद जो यूपी में और उत्तराखंड में जो इस वक्त वबा मची है, इस पे खामोशी है। लेकिन बेशर्मी ये देखिए कि इनका एक मंत्री, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कल मैं देख रहा था कि वो किसी कोविड अस्पताल में गया, उसमें 250 लोगों के अंदर 17 मुसलमान मिल गए। वो पूछने लगा ये कैसे आ गए? प्राइम मिनिस्टर चुप है, क्योंकि ये कमअक्ल किस्म का आदमी है। इसके दिमाग में सिवाय नफरत के ये कुछ नहीं जानता है। और इसने एक पूरा तबका तैयार कर दिया है, एक ग्रोह तैयार हो गया है। नहीं तो जब कानून है, संविधान है, अदीब साहब, जब कानून, हिंदुस्तान ऐसा है, आप देखिए पिछले 15-20 साल से हिंदुस्तान ने कहा था कि हम किसी से कोई मदद नहीं लेंगे, और वो मदद हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों को देता था। अब क्या हाल है? कोई मुल्क बचा जिससे हमने भीख न मांगी हो? कोई मुल्क ऐसा है? छोटे छोटे मुल्क। नहीं, ये भी तो पता नहीं चल पा रहा है, ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि जो चीजें आ रही हैं वो जा कहां रही। लोग आज भी परेशान हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये इतना बड़ा मुल्क अगर किसी जाहिल के हाथ में आ जाए और निकम्मे लोगों के हाथ में आ जाए तो ये तो मैं इसीलिए कहता हूं कि अब हमारे पास हिंदुस्तान में इसकी जरूरत नहीं है कि हम 5 साल वेट करें। जरूरी नहीं है कि आपने वोट डाला है तो अब 5 साल तक आप मुल्क को बर्बाद करते रहें, यहां तक कि खत्म हो जाए। राम मनोहर लोहिया कहते थे ये बात कि भाई अगर कोई ऐसा निकम्मा हाकिम बैठ जाए तो जितना वोट डाल के जिताने की एक इंसान को हक होता है या जिम्मेदारी होती है, उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि उस नाहल को सीट से उतारो। अगर ये वाकई, अब इनके बस में कुछ है नहीं, इनके समझ में तो आता नहीं है, हुलिया बदल बदल के इधर से उधर मुख्तलिफ शक्लों में घूम रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम्हें मुल्क से कुछ भी मोहब्बत है, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए और तुम उसके सब कुछ हो, तो आज एहसान करो इस सब पे, वापस चले जाओ अपने गुजरात। और ये जो शहर के वो थे, शहर बदल किए गए थे मौसूफ, ये जाएं दिल्ली को छोड़ें, कॉम्पिटेंट लोगों को दें।
मैं समझता हूं कि अगर तुमसे नहीं चलता है, उसको हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भाई फौज को दे दो, वो भी देने को तैयार नहीं है। लेकिन इनको मालूम है कि एक अफीम पिला दी है नफरत की, वो अफीम जो है नफरत की मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए लोग बोलते नहीं। हम इसलिए नहीं बोल सकते कि भाई हमारे खिलाफ तो फिर यूनाइट हो जाएंगे, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि कैसे कैसे लोग इस जमीन से उठ के जा रहे हैं। दानिशवर उठ रहा है। ये ऐसी वबा है जहां पैसा काम नहीं आ रहा है, गरीब भी मर रहा है और रईस भी मर रहा है, जिसके पास दौलत के अंबार जमा है वो भी बेबस है। लेकिन जबान नहीं है, जबान हमारे यहाँ से छीन ली गई। अच्छा अजीम साहब, एक चीज ये समझना चाहेंगे कि पिछली बार जिस तरह से अदालतें, जाहिर है कि इस देश में संविधान है, कानून है, और अगर कोई गलती करता है तो उसको जवाबदेह बनाया जाता है। अब पिछले उसमें हमने इन चीजों को देखा, जिस तरह से तबलीगी जमात के लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उनको सजाएं हुई हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से स्प्रेड हुई है कोरोना महामारी, और जिस तरह से इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उसको लेकर के क्यों उस तरह से एक्शन नहीं लिया जा पा रहा है, क्या वजह है यहाँ पर? देखिए, इसमें एक बात तो जरूर है कि हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, कम से कम 6-7 हाई कोर्ट तो कदर की निगाह से देखे जाएंगे। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कह रहा हूँ, जब आप ये मालूम था कि तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाकर उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम किया गया और वो मजलूम 1-1 साल तक यहाँ जेलों में रहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मुजरिम ये इनकी वजह से नहीं फैला है, तो एक लाइन पढ़ाने की क्यों नहीं जरूरत थी कि जिन्होंने ये अफवाह की है और जिन्होंने इस पूरे माहौल को खराब किया उनको जेल में डाला जाए। अगर ये कोर्ट इन लोगों को जेल डाल देती जिन्होंने ये पूरे 1 साल तक ये तमाशा करते रहे, ना ऑक्सीजन की प्रोविजन किया, ना दवाएं का इंतजाम किया, ना ये तस्वुर किया, जबकि रिकॉर्ड इनके पास था। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में साइंटिस्ट नहीं है और यहाँ पर लोग समझते नहीं है। ये बहुत एडवांस कंट्री है साइंटिफिक अप्रोच के एतबार से। उसने ऑलरेडी अक्टूबर में, आज से 6 महीने पहले वार्न कर दिया था, लेकिन वो स्वतः टारगेट बंगाल था। अगर यही अदालतें सिर्फ जजमेंट देके कि भाई आप गलत कर रहे हैं, अरे सजा क्यों नहीं देते? सजा दें, 4 लोग जेल जाएंगे, ये दुरुस्त हो जाएंगे। आप सोचिए कि आज तक इन्होंने कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ, कि भाई कैसे करेंगे। एक खबर और आ रही है जी, एक खबर आ रही है कि भाई तीसरा भी आने वाला है, बिल्कुल, थर्ड वेव भी आने वाला है। बिल्कुल। लेकिन तो हमने कोरोना थर्ड फेज के लिए 18 साल की उम्र के बच्चों से लेकर सबके लिए वैक्सीन कर दी। अब सेकंड फेज की नहीं हो पा रही है। मैं एक शॉट ले चुका हूं। अब दूसरे शॉट के लिए यहाँ मुसीबत है कि हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन तमाशा शुरू कर दिया कि वो थर्ड भी शुरू कर दिया। अरे पहले निपटार को लेते, मालूम तो कर लेते। क्या जरूरत थी जब दुनिया में, अब आपको याद है कि मनमोहन सिंह ने इस बात को कहा था इनसे कि दुनिया में कहीं भी वैक्सीन मिले आप उससे फौरन इंपोर्ट करिए। तो उस शख्स के ऊपर कैसा मजाक बनाया इन लोगों ने, और प्राइम मिनिस्टर चुप रहा। होम मिनिस्टर, जिसको पूरे हिंदुस्तान का ये हालात देखने हैं, उसका कोई जुमला सुना आपने? सिवाय इसके कि ममता बनर्जी और दीदी और तुम्हारा ये और तुम्हारा ये और तुम्हारा ये, हम 200 सीटें ला रहे हैं, 300 सीटें ला रहे हैं, इसके अलावा कोई बयान सुना आपने? मोदी का कोई बयान सुना आपने कि हम थर्ड फेज में क्या करेंगे, हम कहां से वैक्सीन लाएंगे? और जब हाथ से हालात निकल गए तो कहने लगे अब स्टेट संभाले। अब स्टेट वैक्सीन मांग रही है तो वहां लंबी लाइन है। ये जो मुल्क का हाल किया है, ठीक है आज के लोग जो हैं ये अफीम खा के मस्त हैं हिंदू मुसलमान में, लेकिन आने वाली तारीख में बदतरीन लीडरशिप और बदतरीन सरकार के नाम से ये जानी जाएगी। ये आप याद रखिएगा, तारीख कभी छोड़ती नहीं है।
ऐसा निकम्मी सरकार किसी भी मुल्क में शायद नहीं देखी होगी। बदनसीबी से एक ऐसा मुल्क जो अपने पैरों पे खड़ा हो गया था और पिछले 10 साल के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार ने दुनिया में अपना जगह बना ली थी। आज उसी मुल्क के ऊपर हर तरफ ये थू-थू हो रही है। लोग भीख मांग रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में भेज दो, हिंदुस्तान में लोग मर रहे हैं, और यहाँ यह है कि अब खामोशी हो गई है। सिर्फ ये खबर आती है कि आज भी मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने चीफ मिनिस्टरों के साथ, वो भी कौन जो उनकी अपनी सरकार से गुफ्तगू करी है, मीटिंग करी है। अच्छा, आपको एक चीज ये लगती है कि जिस तरह के हालात इस वक्त देश में बने हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, हालांकि अब जिस तरह से बाहर से ऑक्सीजन आ रही हैं या जिस तरह की अब तैयारी की जा रही है, ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात थोड़े बेहतर होंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जो 20,000 करोड़ का, चाहे वो संसद भवन का हो या फिर जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस को लेकर के एक जो बड़े प्रोजेक्ट की बात हो रही है, उस प्रोजेक्ट को क्या कोर्ट को नहीं रोका जाना चाहिए? इस तरह की चीजें देखिए अनवर साहब, बात यह है कि जब पहली वेव आई थी तो हम लोग इस पे डिस्कशन करते थे कि नौकरियां जा रही हैं, इसकी वजह से इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया है। आज कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। और लोग कह रहे हैं नौकरी जा रही है, जाए, कारोबार जा रहा है बंद, हमारी जान तो बच जाए। हम इस लेवल पे हैं। इस दौर में हम सिर्फ अपनी जान की बात कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रियल नुकसान जो होने जा रहा है, जो पीछे दूसरी तरीके के नुकसान हो रहे हैं, हम उसकी तरफ सोच ही नहीं रहे। यहां तक कि जिस दिन बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ, उस दिन से पेट्रोल के प्राइस बढ़ने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए कि हर इंसान ये सोच रहा है कि भाई हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये फर्क हो गया है पहली वेव में और दूसरी वेव में। अब कोई इंसान ये नहीं कह रहा है कि भाई हमारी नौकरी चली गई, हालांकि करोड़ों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। और ये इसमें एक ही रास्ता था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना पड़ेगा कि इससे बड़ी कोई प्लेटफॉर्म बचा नहीं है, उनको बंदिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि वजह क्या है कि जो इन्होंने अब मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि वाहिद जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। उन्होंने कैसे 8 फेजेस में पूरे 1 महीने तक कोशिश की कि लोग कोविड से इन्फेक्शन हो जाए और मरे। और जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये आप जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ढीला हो गया। अरे इनके खिलाफ वारंट इशू होने चाहिए थे। इनके खिलाफ वारंट होते 5 लोग जेल जाते, तब ये इनका जो गुरूर है प्राइम मिनिस्टर का, तब वो एक्सपर्ट्स को बुलाता, तब वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाता, डिफरेंट ऐसे लोगों को जिनके स्टेक लगे हुए हैं उनको बुलाता। लेकिन उन्हें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अगर स्टेचर पास कर दिया तो बेशरम तो है ही है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। और आज भी हम देख रहे हैं कि वो जो रईस लोग थे, अंबानी और अडानी, उनके दौलत और बढ़ गई है पिछले 1 साल में, रिकॉर्ड इनकम हो गई उनकी। तो ये अनवर साहब, ऐसी बदनसीब कौम है कि जिसको ऐसी निकम्मी क़यादत मिली है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। इसलिए कि अगर ये सुबगाहट तो शुरू हो गई ना, और मौका दे दिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, अब वो तो इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए, और अगर सरकार प्रधानमंत्री को लगता है तो उन्हें इस पे गौर करना चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कोई है ही नहीं। अब तो मोदी है ना। मोदी कहां भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? नारे तो लगते हैं मोदी मोदी मोदी। उसने बड़ी खूबसूरती से अपनी पार्टी को अलग कर दिया। वो कह रहा है वही, जैसे हिटलर की पार्टी का नाम मालूम है आपको? दुनिया में कोई हिटलर की पार्टी का नाम नहीं जानता, हिटलर को जानता है। और यही कैफियत
हमने हर इलेक्शन में देखी, हर जगह देखी कि मोदी का जो नाम है वही चलता है, अब भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं आता है। नहीं तो आपको लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार या फिर राज्य सरकारों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कमी यहां नजर आ रही है, जिसकी वजह से भी ये एक भयावह तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए यही तो मैंने आपसे कहा, अगर पार्टी होती, अगर ये पार्टी की बात होती तो इनके पास अभी भी कुछ लायक लोग हैं। मिसाल के तौर पर गडकरी है, गडकरी ने जो भी मिनिस्ट्री संभाली उसमें काम किया, राजनाथ सिंह है, लेकिन अब पार्टी कहाँ है? अब तो मोदी है। अरे भाई तुमसे नहीं संभलता, अपोजिशन तुम्हारे लिए खराब हो गया है, अरे इन्हीं लोगों के हवाले कर दो, अपना झोला उठाओ चले जाओ। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया और बाद में कभी कोई ऐसी सरकार आई तो फिर जेल के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं इन लोगों के लिए। नहीं तो सवाल ये है, आपने कहा कि अगर कोई दूसरी सरकार आई, विपक्ष है कहाँ? कौन मुकाबला कर रहा है इस? देखिए ऐसा है, अभी यूपी में इलेक्शन हुआ तो वो वहां कोई पार्टी नहीं थी, मोदी के खिलाफ जो वोट पड़ा उसका फायदा अखिलेश को हो गया, वहां कोई लीडरशिप नहीं थी। आप देख रहे हैं कि अखिलेश की पार्टी ने कोई काम वहां नहीं किया था, जमीनी सतह पे कोई काम नहीं किया था। ये मुखालफत थी और यही मुखालफत किसी न किसी को आगे ले आएगी। ठीक है, इस वक्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका भी निकम्मापन है, लेकिन अवाम जब किसी को भगाएगी तो एक नए क़यादत को लाएगी। क्या आप समझते हैं कि ममता बनर्जी इतने वोट पा जाती 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी? लेकिन जब मोदी और अमित शाह ने जो डायरेक्ट अटैक करना शुरू किया और तरह तरह के झूठ बोलने शुरू किए, ओ दीदी और ओ दीदी, तो अवाम ने पलट के ममता बनर्जी को 200 से ऊपर सीटें दे दी। किसी ने प्रेडिक्ट किया था? सब लोग कह रहे थे कि बनेगी ममता की सरकार, लेकिन शायद दूसरों की मदद से बने या लगली लूली बने। ये अंदर से जो रिजेंटमेंट है, और ये रिजेंटमेंट यूपी में भी अभी दिखाई पड़ा है। जो पंचायत इलेक्शन हुए हैं, ये करिश्मा अखिलेश यादव का नहीं है या किसी और पॉलिटिकल लीडर का नहीं है। मायावती जिसको कह रहे थे कि बिल्कुल खत्म हो गई, वो भी 300-400 कितनी सीटें ले आई। अच्छा, एक चीज आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि एक मुश्किल दौर से इस वक्त मुल्क दो चार है और ऐसे में अब जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में तीसरी लहर आएगी और उसका सीधा सीधा निशाना छोटे छोटे बच्चे होंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानी को बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में किस तरह की तैयारियां की जानी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि अभी तक ये नहीं मालूम है कि इनका ये प्लान क्या है, ये कहां से इतनी वैक्सीन लाएंगे, कहां से ये जो टीका लग रहा है। अगर यानी दुनिया में सारे मुल्कों ने, आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में कोई 70% अपनी पॉपुलेशन का टीका लगवा चुका है, कोई 60% लगवा चुका है, कोई 50%, हमारा 3%, और हम पूरे यूरोप की आबादी के बराबर हैं। ये महीनों का खेल नहीं है, ये सालों का खेल है। और जबकि आप जानते हैं कि ये बात भी साबित हो गई है कि ये जो वायरस है, ये म्यूटेशन हो रहा है, इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स निकल रहे हैं। अब यही खबर आई कि अभी भेजा गया है कि भाई अब ये तीसरा जो दौर आएगा उसमें कितने कॉम्प्लिकेशंस होंगे। लेकिन इनके पास कोई बैठक नहीं है सिवाय इसके पेट्रोल आजकल जाहिर सब लॉकडाउन है, इनकम कम हो गई गवर्नमेंट की, उनका पैसे और बढ़ा लो, टैक्स और ले लो, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अरे भाई पैसे क्यों बढ़ रहे हैं? पैसे इसलिए बढ़ रहे हैं कि अभी ये खबर आई कि जितना पेट्रोल और डीजल कंज्यूम होता था, अब वो लोग सड़कों से निकल नहीं रहे, वो कंज्यूम नहीं हो रहा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम कम हो गई, रोज अब पैसे बढ़ाने शुरू कर दिए। यानी ये तो एक बकौल हमारे लालू प्रसाद यादव के जर्सी गाय है, दुहे जाओ। ये जो पेट्रोल और ये खजाने खत्म हो गए हैं, पैसे इनके पास है नहीं, सिवाय इसके कि उसके बावजूद भी महल बन रहा है। आप देखिए, आज ही मैंने पढ़ा 400 पेड़ जामुन के काटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये हम दूसरी जगह लगा देंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं, वो कह रहे हैं 100 साल पुराना पेड़ दूसरी जगह लग ही नहीं सकता, तो कायम ही नहीं रहेगा, उसकी जड़ें जाने कहां तक गई हुई है। लेकिन वो कटेगा और 400 जामुन के पेड़ कट रहे हैं जो 100 साल पुराने हैं, पूरे 100 साल। लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जिसका कोई इमेजिनेशन ही नहीं है, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं तो ऐसे जब हालात हैं तो जाहिर है कि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उसको जवाबदेही देनी होगी। देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी तो बेहिस्सी का आलम है और बेहिस्सी का आलम यह है कि लोग अब देख रहे हैं कि अगर किसी की मैयत हो रही है तो बहुत से अच्छे लोग किसी मजहब के भी हों, उसके क्रियाक्रम में, उसके दफनाने में सब एक साथ खड़े। ये जो एक तबका शुरू हुआ है, बड़ा हो रहा है, यही एक स्टेज के बाद इनकलाब लाएगा। अदरवाइज ये ऐसे जाने वाले नहीं हैं और उनको एडवांटेज ये है कि इन्होंने इस पूरे 7 साल में सारे इंस्टीट्यूशंस को निकम्मा कर दिया है। अब आप देखिए वो कहाँ चले गए। इलेक्शन कमिश्नर जो रिटायर हुए हैं, कुछ दिन के बाद वो गवर्नर बनने की खबर है कि गवर्नर बन जाएंगे, जिनके बारे में ये मशहूर है कि उनके ऊपर अभी एक मुकदमा भी चल रहा है करप्शन का। लेकिन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बन गए। वो कानूनी तौर पे बन नहीं सकते थे टिल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। जब तक केस खत्म नहीं होता, जब तक उनको कोई पावर मिलनी नहीं चाहिए थी, वो भी दे दी। तो ये जो शक्ल है, ये मैं समझता हूं कि और जो जितनी देर लगेगी अंदर साहब, उतना ही खतरनाक होगा मोदी और अमित शाह के लिए। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि इनकी पार्टी ही, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया है, इनकी पार्टी ही इनसे हिसाब लेगी। अभी तो ये गलत फहमी थी कि ये इनकी वजह से इलेक्शन जीतता है, तो अब इलेक्शन का तो अंदाजा हो गया कि ये कलकत्ते में पूरी कुव्वत लगाकर न जाने कितनी दौलत लगा दी। यानी छोटे मोटे मुल्कों का एनुअल बजट होगा जो इन्होंने कलकत्ते में लगा दिया। और रिजल्ट क्या मिला? तो अब कुछ रिजल्ट तो करेंगे ये लोग, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि हिंदुस्तान की बड़ी बदनसीबी है कि ऐसी निकम्मे लोग इस मुल्क के हाकिम बन गए। ये हमारा पूरा चमन ऐसे बर्बाद होगा, यहाँ लोग ऐसे मरेंगे। आप तसव्वुर कीजिए कि किसी इंसान को सांस ना आ रही हो और वो तड़प तड़प के मर रहा हो, और यहाँ ये आलम है कि झूठ पे झूठ। योगी कह रहा है कि गैस की कमी नहीं है, योगी कह रहा है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, दवाओं की कमी नहीं है, और अगर तुम कहोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में देखा आपने? और ऐसे बेहिस कौम कहीं देखी है आपने? कहीं सुनी है कभी? ये ऐसी बेहिस और निकम्मी कौम है। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपने विस्तार से सारी बात रखी और जाहिर है कि इस वक्त एक मुश्किल हालात से देश दो चार है। राजनीति से परे हट करके आगे आना होगा, तमाम चीजों को मिलजुल करके। जिस तरह का एक भयावह स्थिति बनी हुई है, इससे मुकाबला करने के लिए सबको मिलजुल करके और एक हाथ से हाथ जोड़ करके आगे बढ़ना होगा, ताकि इस मुश्किल हालात से लोगों को बचाया जा सके, देश को बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।